ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी हम बात कर रहे होंगे हाउ टू फाइंड प्रॉपर डायमेंशन ऑफ ए मटेरियल सच दैट इट डज नॉट ब्रेक अंडर स्पेसिफाइड लोडिंग कंडीशंस। ठीक है, जैसे सीलिंग फैन का एग्जांपल ले लीजिए। तो सीलिंग फैन की जो कनेक्टिंग रॉड रहती है, जिस रॉड से हम उसे लटकाते हैं, उस रॉड का डायामीटर क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास एक ही टाइप की स्टील अवेलेबल है, उसी से मुझे सीलिंग फैन की रॉड बनानी है, उसी से मुझे साइकिल की रॉड बनानी है, मान लीजिए आपको किसी मोटर बाइक की भी रॉड उसी से बनानी है, तो आप उसके डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिक करेंगे जिससे कि वो अलग अलग टाइप की लोडिंग कंडीशंस में टूटे नहीं। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। आप खुद देख लीजिए, अगर आप ह्यूमन स्केलेटन ले लें तो वहां पे भी ज्यादा बोन्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहता है, तो अपने बॉटम पार्ट की जो बोन्स रहती है उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहते हैं, ऊपर की जो बोन्स रहती है उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहते हैं। तो जिसको जितना लोड रहना है उसी के हिसाब से उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिसाइडेड रहता है। इज दैट ओके? सो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। सबसे पहली हेडिंग रहेगी अपनी ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसे अपन बोलते हैं सिग्मा बी। ठीक है, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है? बहुत ही आसान सा है, इसमें आप लिख लीजिए इट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विथस्टैंड, मैक्सिमम स्ट्रेस दैट ए मटेरियल कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग। मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेस ये मटेरियल ले ही नहीं सकता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हमें पता है मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ले सकता है कोई भी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसका एक ब्रेकिंग स्ट्रेस ही हो गया। बिल्कुल सही बात है ये। तो आप नीचे लिख लीजिए कि यूटीएस यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्ट्रेस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस, इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके वेल, अब ये पॉइंट यहां पर नोट करने जैसा है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन, अच्छे से लिखिए इस बात को, अंडरलाइन करिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन ज्योमेट्री, दैट इज साइज एंड शेप, does not depend on geometry. It depends only on the material. It depends only on the material. ठीक है, मतलब ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी होती है, आगे रेजिस्टेंस देखेंगे एंड सो ऑन। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो वो किस पर डिपेंड नहीं कर रही है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन जियोमेट्री, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करे। यानी स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस एक फिक्स होगा, कॉपर का ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स होगा, ब्रास का फिक्स होगा, तो अलग अलग मेटल्स अलॉयज इनके ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। सो इट्स लाइक ए प्रॉपर्टी। ओके, तो हमने लिख लिया इट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, नोट दैट पॉइंट। ठीक है भाई, तो ये अपना आ गया, इट इज मटेरियल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मटेरियल प्रॉपर्टी। और मटेरियल चेंज जब तक नहीं होगा तब तक ये कांस्टेंट रहेगा। आप उस मटेरियल का रॉड बना लें, आप उस मटेरियल का सिलेंडर बना लें, स्क्वायर बना लें, व्हाटएवर इट इज, बट ये क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। उसके बाद आएगा ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स एफबी। तो ब्रेकिंग फोर्स का मतलब क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, और उसे हमने हैंग कर दिया एक वॉल से, और उसके दूसरे एंड पे हमने एक फोर्स एफ लगा दिया एंटायर क्रॉस सेक्शन पे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। तो स्ट्रेस कितना आएगा इसमें? एफ बाय ए। और जब ये एफ बाय ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? सिग्मा ब्रेकिंग के, तब ये एफ क्या कहलाने लगेगा? ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स आप कैसे निकाल सकते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं लॉन्गिट्यूडिनल ले रहा हूं, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नोट, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल प्रॉपर्टी है, जबकि एरिया एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो ब्रेकिंग फोर्स किस पर डिपेंड करेगा? ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। यस,
और ये उसमें भी किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ज्योमेट्री में भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर फोर्स यू विल नीड टू ब्रेक इट. नोट दैट. लिख लीजिए, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आल्सो अपार्ट फ्रॉम द मटेरियल. उसके बाद एक टर्म जो कि न्यूमेरिकल्स में कभी कभी दिख जाता है, उसे बोलते हैं हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FOS. अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, मुझे पता है ना, कि एक एलिवेटर मान लीजिए 400 किलो वजन उठा सकता है अपार्ट फ्रॉम इट्स केबिन. ठीक है, एक एलिवेटर के जो केबल्स है वो 400 केजीज के लिए सेफ है, इंजीनियर को पता है. और उसने पकड़ लिया भाई 80 किलो के उसने लोग ले लिए, तो वो क्या बोलेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए कि नहीं. पर लेफ्ट में वो लिखेगा 5 नहीं लिखेगा, वो सिर्फ लिखेगा 3, कि भाई 3 ही लोग जाएं. अब जब भाई वो 5 के लिए सही है तो 3 क्यों लिखा उसने. एक्चुअली उसे ह्यूमन मेंटेलिटी पता है कि जब मैं 3 लिखूंगा तब 4 तो उसमें बैठ के जाएंगे ही जाएंगे. ठीक है, अगर उसने 5 लिख दिया होता तो 6 बैठ के जा रहे होते और टूट जाती हो. तो उसने क्या ले ली, सेफ्टी पहले से ही कंसीडर कर ली कि कोई चीज 400 किलो पे टूट रही थी, उसने डिजाइन या बोल दिया उसे कि वो सिर्फ कितने के लिए सेफ है, 250 के लिए. तो उसने 150 किलो का एक क्या ले लिया, सेफ जोन ले लिया कि वो 250 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी लोड करेगा तो भी टूटेगा नहीं. आप ट्रक्स ले लीजिए इंडिया के, है ना, उनकी जो लोडिंग कैपेसिटी है उससे डबल कैपेसिटी पर लोग लोड करके चलाते हैं, और फिर कुछ हो जाए तो मैन्युफैक्चरर को गालियां भी देते हैं. तो फिर इंजीनियर का काम ये रहता है कि उसे कुछ क्या लेके चलना चाहिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. ये सिर्फ ह्यूमन मेंटेलिटी की बेसिस पे ही नहीं लेते कि हम मटेरियल को भी बहुत अच्छे से नहीं जानते. व्हाट इफ उसमें थोड़ा बहुत क्रैक हो, कुछ इंप्योरिटी हो, तो जो आप थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ सोच रहे हैं उससे थोड़ी कम स्ट्रेंथ हुई तो जो भी हमारी थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ निकल के आ रही है, हम उससे आधी स्ट्रेंथ पर ही उसे टूटता हुआ मान लेते हैं. जैसे कोई अगर 100 मेगापास्कल तक स्ट्रेस ले सकता है तो हम मानते हैं कि ये कितने तक ही ले सकता है, 50 तक. समझ रहे हैं. तो हम जो डिजाइन करते हैं वो 50 मान के ही करते हैं, तो हम एक्स्ट्रा सेफ रहते हैं. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे डिफाइन होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन होगा सिग्मा अलाउएबल, यानी अलाउड कितना रख रहे हैं अपन, सिग्मा ब्रेकिंग, और उसे डिवाइड कर दिया अपन ने किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से. सपोज मैंने फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 ले लिया, मतलब आप जो अलाउएबल स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस का कितना ले रहे हो, हाफ. ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा किससे बड़ा रहेगा, 1 से. 1 से कम लेना तो पागलपन है भाई. कोई 100 मेगापिक्सल पर टूट रहा है तुम उसे सोच लो, नहीं वो तो 200 तक ले सकता है, कैसे लेगा. ठीक है, तो FOS हमेशा किससे बड़ा रहेगा, 1 से. इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन अबाउट फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो आप FOS की वैल्यू कितनी लेंगे, 1. तो आप लिख लेंगे इस बात को, इफ नथिंग इज मेंशन्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट FOS and take it 1. अब सेफ्टी क्राइटेरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. सेफ्टी क्राइटेरिया, तो सेफ्टी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, सिग्मा अप्लाइड मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउएबल. आप ये बात ध्यान रख लेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि आपने जो फोर्स लगाया उसके हिसाब से कितना स्ट्रेस निकल के आ रहा है, वो अप्लाइड हो गया. अलाउएबल स्ट्रेस कितना है, अलाउएबल किस पर डिपेंड कर रहा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस पर, वो एक कांस्टेंट टर्म है. अगर आप सेफ लिमिट में रहेंगे तो मटेरियल सेफ रहेगा, अदरवाइज वो टूट जाएगा. बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया, अप्लाइड स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू allowable stress. Allowable stress is equal to breaking stress divided by factor of safety. In general, factor of safety is 1. Otherwise, question देगा आपको 1 या उससे ज्यादा. Note this down. चलिए क्वेश्चन लिखते हैं. लिखे, breaking strength of a material is 100 megapascal. Breaking strength of a material is 100 megapascal.
find minimum area of cross section, find minimum area of cross section such that it does not break for 1 mega Newton force. 1 mega Newton force. Consider factor of safety equal to 2. तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दी हुई है 100 मेगा पास्कल, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं 1 मेगा न्यूटन, पूछ रहा है मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना रखना चाहिए टेकिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, जिससे इस फोर्स का मटेरियल ब्रेक ना हो। तो अपन विजुअलाइजेशन के लिए यही सोच लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, उस पर अपन ने फोर्स F लगा दिया है, तो क्या लिखेंगे? सिग्मा अप्लाइड विल बी इक्वल टू F by A, sigma allowable will be sigma breaking by factor of safety, and condition of safety क्या है भाई? Safety criteria वो क्या बोलता है कि sigma applied must be less than or equal to sigma allowable, तो आप लिख लीजिए F by A less than or equal to सिग्मा B by FOS। तो आपका जो A है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F इंटू FOS डिवाइडेड बाय सिग्मा B। लेट्स सॉल्व 4 से 10 to the power 6, factor of safety 2, and this is 100 into 10 to the power 6, so area is greater than 1 by 50 meter square। so minimum कितना आ गया आपके पास? 1 by 50 which is 0.02, right? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। A wire having breaking strength 10 to the power 6 Pascal is hanging from a ceiling. Density of wire is given to us as 3 into 3000 kilogram per meter cube. This is the density. Find the length of the wire such that it breaks under its weight. तो भाई क्वेश्चन ये है कि एक वायर है जो सीलिंग से हैंग कर रहा है और आपको इसकी वो मिनिमम लेंथ बतानी है जिससे कि ये खुद के वेट की वजह से ही टूट जाए, कि स्ट्रेंथ आपको दी गई है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ाएंगे इसका जो हैंगिंग मास है वो बढ़ता जाएगा, मास बढ़ेगा तो इसमें टेंशन बढ़ेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही फिक्स रखा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया नहीं है, देखते हैं हम आगे, है ना। तो टेंशन बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा और एक टाइम आएगा जब स्ट्रेस किसको क्रॉस कर जाएगा 10 to the power 6, तो वहीं टूट जाएगा। अब मुद्दे की बात है मैं किस पॉइंट पे स्ट्रेस एनालाइज करूं, बॉटम पॉइंट या टॉप पॉइंट या कहीं भी। तो कंसीडर इसका मास है, नेग्लिजिबल मास नहीं है इसका, तो फिर यहाँ पे टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? हाईएस्ट पॉइंट पे। एरिया सब जगह क्या है? सेम। तो फिर स्ट्रेस सबसे ज्यादा कहाँ पे आएगा? टॉप पॉइंट पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट टॉप पॉइंट, so it will break from that point only। और ऐसा इसलिए बोल पा रहा है स्ट्रेस मैक्सिमम, क्यों बोल पा रहा है? क्योंकि क्या मैक्सिमम है? टेंशन मैक्सिमम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हर जगह का सेम ही। तो वही टॉप पॉइंट पे लिख लेते हैं। तो सिग्मा एट टॉप पॉइंट कितना आएगा? टोटल mg by a, सही बात।
तो यही अपना सिग्मा क्या होगा, सिग्मा अप्लाइड विच इज mg/a। और सेफ्टी कैसे लिखेंगे अपन, सेफ्टी क्राइटेरिया, सेफ्टी क्राइटेरिया होगा आपका सिग्मा अप्लाइड लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउएबल। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी अपन 1 लेके चलेंगे, कुछ नहीं दिया तो सिग्मा अप्लाइड की वैल्यू कितनी है, mg/a लेस देन और इक्वल टू सिग्मा अलाउएबल इज 10 to the power 6, बाद में लिख लेंगे। मुझे L चाहिए, M को लिखो आप डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय A सिग्मा B, ठीक है। तो आपका एरिया से एरिया क्या हो जा रहा है, कैंसिल, L मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा B डिवाइडेड बाय रो G, वैल्यू पुट करिए 10 to the power 6 डिवाइडेड बाय 3000 into 10, so I am having 100/3, yes, so L less than or equal to 33.3 मीटर, यानी 33.3 मीटर से कम लेंथ रहती है तो ये नहीं टूटेगा, इससे ज्यादा लेंथ रखती है अगर आपने तो फिर ये टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वायर्स है और उनसे कुछ ब्लॉक हैंग कर रहे हैं। चले इनके कुछ डेटा मैं आपको बता देता हूँ। ये 20 kg है ब्लॉक और ये 10 kg है। ये वायर A है, ये वायर B है, ये वायर C है और ये पेन है। इसमें जो डेटा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे हमें क्रॉस सेक्शन, सबसे पहली बात दोनों वायर्स सेम मटेरियल से मिलके बने हुए हैं, सो लिख लीजिए बोथ वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स, बोथ वायर्स A and B आर मेड ऑफ सेम मटेरियल्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ A ये दिया हुआ है आपको 0.006 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ B 0.003 centimeter square, okay, and wires A and B are light. Wire C and pen are also light and they are very strong, right? A and B are light, wire C and pen are also light and they are very strong. Now I am placing an unknown mass M in the pen. So the question here is find maximum value of M this arrangement can support without breaking. So the question here is maximum value of this unknown mass this arrangement can support without breaking, okay, and one more information is sigma breaking for A and B दोनों सेम मटेरियल से हैं तो ये सेम ही होगा और इसकी जो वैल्यू है वो आपको दी गई है 800 मेगा पास्कल। सिग्मा ब्रेकिंग फॉर A and B this is 800 मेगा पास्कल। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है 14 kg, दूसरा ऑप्शन है 18 kg, तीसरा ऑप्शन है 20 kg, चौथा ऑप्शन है none of these। तो आपको बताना है कि इस m की वैल्यू क्या रख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, पॉज करके फिर सॉल्यूशन देखना है। तो ऐसे तो हम नहीं गैस कर सकते। सी डेफिनेटली सबसे ज्यादा टेंशन किसमें आएगी A में, उससे कम टेंशन किसमें आएगी B में, बट टेंशन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता।
डिसाइडिंग फैक्टर होता है स्ट्रेस। ओके, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ए का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है तो वो ज्यादा टेंशन में हैंडल कर सकता है, बी का कम है तो वो कम टेंशन में ही ब्रेक हो सकता है। तो टेंशन से ना जाए। पिछले क्वेश्चन में इसलिए टेंशन से लिखना सही हो गया था क्योंकि थ्रू आउट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, सेम था। ओके, तो सबसे पहले हम टेंशन निकाल लेते हैं। तो टेंशन इन ए यू आर सफिशिएंट, आराम से लिख सकते हैं अपन यहाँ पे क्या, 20 और 10 30, यानी 30 प्लस एक और अननोन मास m इंटू जी, ये टेंशन है ए में। ठीक है भाई, बी में टेंशन कितनी है, वो है 10 प्लस m इंटू जी, बिल्कुल सही। स्ट्रेस इन ए वो आएगा 30 प्लस m इंटू जी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.006 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। स्ट्रेस इन बी वो आएगा 10 प्लस m इंटू जी 0.003 into 10 to the power minus 4. So we have two terms here, stress in A, stress in B, and we also have their breaking stress. अब stress in A, stress in B, जो नंबर पहले ब्रेकिंग स्ट्रेस पे पहुंच जाएगा वो टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम केसेस बना लेते हैं। तो केस 1, मुझे नहीं पता कौन टूट रहा है। केस 1 मान लेते हैं, लेट वायर ए ब्रेक्स फर्स्ट। ठीक है भाई, वायर ए को तोड़ देते हैं पहले। तो इस केस में अपना क्या होना चाहिए, सिग्मा ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा ऑफ बी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 ले रहा है। बी की जगह मैं ब्रेकिंग लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो सिग्मा ऑफ ए मतलब 30 प्लस m, जी की जगह आप 10 यूज करिए, डिवाइडेड बाय 0.006 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 800 इंटू 10 टू द पावर 6। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 30 प्लस m ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 इंटू 6 48। एंड गाइस बाकी सारे टर्म कैंसिल हो रहा था, देखिए 10 टू द पावर माइनस 4, 10 टू द पावर 2 रह जाएगा यहाँ पे। यस, ये 10 टू द पावर माइनस 3 है, एक 10 वहां पे आपको दिख रहा है। दिस इज व्हाट यू गेट। सो m ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 किलोग्राम। खुश नहीं होना है। अगर मैंने m को 18 kg रख दिया तो कौन टूट जाएगा पहले, a, पर आपने b तो चेक ही नहीं किया। देखते हैं b कितने पे टूट रहा है। तो लेट वायर b ब्रेक फर्स्ट। अगर मैंने m को 18 kg से कम रखा तो a टूटने वाला नहीं है, ये ध्यान रखें। तो b टूट रहा है तो b के लिए आप सिग्मा स्ट्रेस इन b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ब्रेकिंग, इसे हमें इक्वल टू नहीं लिखना चाहिए टूटने के लिए, ज्यादा ही रखना पड़ेगा, पर हाँ मिनिमम पूछा हुआ है तो अपन इक्वल टू का आंसर निकाल लेंगे। तो सिग्मा ऑफ b कितना है अपने पास, 10 प्लस m इंटू 10 डिवाइडेड बाय 0.003 into 10 to the power minus 4 greater than 800 into 10 to the power 6। वापस से ये एक और 10 यहाँ पे आ गया, 10 to the power minus 8 बना लिया इसने, सब कुछ उधर जाके 10 plus m greater than 24, so m greater than 14। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे इस ब्लॉक का मास 14 kg से ज्यादा हुआ b टूट जाएगा, 18 kg से ज्यादा हुआ a टूट जाएगा। तो सेफ क्या है फिर, 14 kg, and is the answer। okay, no doubt। next, Poisson's ratio। तो एक इंजीनियर का नाम है पॉइजन, जहर नहीं हुआ है ना, तो पॉइजन्स रेशियो। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे ये आइडिया आया था
जब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिल्डिंग चल रहा था डेवलप्ड कंट्रीज में। इसका भी सिंबल सिग्मा ही है, पर मैं अवॉइड करता हूँ सिग्मा क्योंकि ये कंफ्यूज करता है स्ट्रेस के साथ। ठीक है, ये स्ट्रेस नहीं है, अभी समझते हैं क्या है, पर सिंबल सिग्मा ही है, तो आप टेंशन ना लें। हालांकि मैं अपने न्यूमेरिकल्स में आगे PR लिखूंगा, इसका मतलब रहेगा पॉइजन रेशियो, पर सिग्मा इसका सिंबल है। क्या होता है पॉइजन रेशियो, समझते हैं भाई। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रॉड है, इसको खींचते हैं। इसको जब हम खींचते हैं तो सिर्फ इसकी लेंथ नहीं बढ़ती है, एक्चुअली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होता है। तो रियलिटी ये होती है कि ये श्रिंक हो जाता है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाता है। ठीक है, तो आप यहां मान लीजिए कि इसे हमने रिजेंटली फिक्स कर रखा है इस फेस में, इस फिक्स्ड, और नीचे से इसे हम खींच रहे थे किसी फोर्स F से। So the point to note here is कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी थी पहले, R, और अब कितनी रह गई, कम हो गई R से। कितनी कम हो गई, डेल्टा R। ठीक है, तो डेल्टा R कम हो गई इसकी रेडियस। लेंथ इसकी पहले L थी और अब कितने से बढ़ गई वो, डेल्टा L से। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो कि ये वाला जो पार्ट है वो डेल्टा R है। ठीक है, तो यहाँ पे दो स्ट्रेन निकालने वाला है। एक तो आपको पता है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसे अपन साइलेंट n से रिप्रेजेंट करता है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, डेल्टा L बाय L। इसके बाद यहाँ पे अपन एक और स्ट्रेन निकालने वाले हैं जिसका नाम है लैटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल, ये टर्म आपको ऑप्टिक्स में भी सुनने को मिलेंगे। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक डायमेंशन हो गई, लैटरल उसकी दूसरी परपेंडिकुलर डायमेंशन होती है। तो लेंथ और उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन हो गई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो लेंथ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो गया, और उसके परपेंडिकुलर डायमेंशन में जो चेंज हो रहे हैं लैटरल स्ट्रेन। इसके लिए कोई सिंबल नहीं है, ठीक है, तो इसको अपन एप्सिलॉन लैटरली लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा R बाय R। माइनस इसलिए लगा रहे कि यहाँ पे इसकी रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। वेल, तो जो पॉइजन्स रेशियो है, पॉइजन्स रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे अपन यहाँ पे, तो पॉइजन्स रेशियो डिफाइन होगा आपका सिग्मा, और पॉइजन्स रेशियो इट इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये इसकी डेफिनेशन है। सो एज पर आवर केस क्या बन गया, डेल्टा R बाय R डिवाइडेड बाय डेल्टा L बाय L। ये हो गया अपना पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, अब इस पे एक आगे एक्सटेंशन देख रहे हैं अपन, एज ए नोट भी आप सोच सकते हैं वॉल्यूम को लेके, कि कभी कभी पूछता है कि वो पॉइजन्स रेशियो बताओ जिसपे कि वॉल्यूम चेंज ना हो सब्सटेंस का। तो आप वॉल्यूम को लिखेंगे क्या, वॉल्यूम विल बी राइटिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ, और एरिया रेडियस की कौन सी डायमेंशन पर डिपेंड करेगा, 2। तो आप वॉल्यूम को मैं V से ही लिख दे रहा हूं आगे। सो डेल्टा V बाई V को क्या लिखेंगे आप, ट्वाइस ऑफ डेल्टा R बाय R प्लस डेल्टा L बाय L। सो ट्वाइस ऑफ डेल्टा R बाय R की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ सिग्मा डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा L बाय L। तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 सिग्मा इंटू डेल्टा L बाय L। This is delta V by V. Yes or no? So if I write here a condition, if sigma is half, it implies delta V by V 0 implies volume is constant.
मतलब ये एक इंफॉर्मेशन है जो ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेता है वो कि किस पॉइजंस रेशियो पे सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो वैल्यू कितनी आती है हाफ। तो अगर आप एक ऐसा सब्सटेंस उठा के लाए जिसका पॉइजंस रेशियो 1/2 है, तो उस सब्सटेंस का एलोंगेशन या कंप्रेशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो क्या चेंज नहीं होगी, उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, सो दिस इज अबाउट पॉइजंस रेशियो। अब यहाँ पे जस्ट रटने वाली बात है, मेंस में कभी कभी पूछ लेता है तो बता दे रहा हूँ मैं आपको। पॉइजंस रेशियो की जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, थ्योरेटिकल वैल्यू वो कहां से कहां तक हो सकती है, वो हो सकती है आपकी -1 से लेके हाफ तक। नेगेटिव पॉइजंस रेशियो का मतलब हो जाएगा कि लेंथ बढ़े और रेडियस भी बढ़े। हमें ऐसे कोई मटेरियल अब तक नहीं मिले। और जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, जो अभी तक हमें सब्सटेंसेस देखने को मिले हैं जिस रेंज में, प्रैक्टिकल वैल्यू वो 0 से लेके हाफ तक हो सकती है। ओके, सो पॉइजंस रेशियो की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इतना सफिशिएंट है कि पॉइजंस रेशियो क्या होता है और किस वैल्यू पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, नोट दिस डाउन। जब तक ना बोला जाए आप पॉइजंस रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे अभी तक के क्वेश्चन में हमने कहीं कंसीडर नहीं किया कि लेंथ बढ़ने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या हुआ, ठीक है, मतलब उनमें पॉइजंस रेशियो हम कितना लेके चले, 0, कि हम माने कि रेडियस चेंज नहीं हो रही है। आपको यही मानना है अपने लेवल पे जब तक वो मेंशन ना करें। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं अपन। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। मान लीजिए एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पे हमने एक फोर्स F लगा दिया और हमें क्या क्या दिया हुआ है, इस रॉड का हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, ये पॉइजंस रेशियो है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ F such that the radius of rod decreases by 3%। से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप F की वो वैल्यू बताइए जिससे रॉड की रेडियस कितने से कम हो जाए, 3% से। तो क्वेश्चन इजी है, आप फोर्स लगा रहे हैं अलॉन्ग लेंथ, बात कर रहे हैं रेडियस की, तो साफ साफ दिखता है किसका यूज आएगा फिर, पॉइजंस रेशियो का। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि F क्या प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेस F बाय A। हुक्स लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा वहां पे, सिग्मा इज इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन। ये आपका कौन सा स्ट्रेन रहेगा, लॉन्गिट्यूडिनल, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F बाय A बाय, ठीक है भाई। अब लेटरल स्ट्रेन क्या लिखोगे आप, लेटरल स्ट्रेन लिखोगे माइनस ऑफ डेल्टा R बाय R, जिसकी वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, कमान 100, ये दी हुई lateral strain। yes, it is decreasing by, well, Poisson's ratio क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस ऑफ डेल्टा R बाय R डिवाइडेड बाय, या अपन लिख सकते हैं Poisson's ratio is equal to lateral strain divided by longitudinal strain। so Poisson's ratio की वैल्यू सिग्मा है is equal to lateral strain आपके पास आ गया 3/100 डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल आ गया F बाय A बाय। तो आप इनको ढंग से लिख लीजिए, तो आपके पास आ रहा है सिग्मा इज इक्वल टू 0.03 A बाय डिवाइडेड बाय F। सो F इज 0.03 A बाय सिग्मा, सीधा आंसर। अच्छा, डेल्टा R बाय R खुद में भी क्या दिया हुआ है हमें, नेगेटिव, तो हो जाएगा पॉजिटिव 3/100। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया फोर्स का 0.03 A बाय सिग्मा। ना गाइस, आपको एनसीईआरटी या अपनी स्टेट बोर्ड की बुक से ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसे देखना है, साल्स मेथड, ठीक है। आप चाहें तो अपनी एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड कहीं से भी देख लीजिए,
और इस एक्सपेरिमेंट में हुक्स लॉ वेरीफाई किया जाता है, यानी ये क्या निकल के आता है, आप एक फोर्स लगाते हैं F डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू y डेल्टा L बाय L। आप जनरली ब्लॉक साइन कर रहे होते हैं, सो mg बाय a, तो यहाँ पे आप एलोंगेशन मेजर कर रहे होते हैं या y फाइंड कर रहे होते हैं कभी कभी। तो यंग्स मॉड्यूलस आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस आप निकालेंगे mgl डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा L। तो ये आपका सर्ल्स मेथड है। तो सर्ल्स मेथड में आप m g l a डेल्टा L सब की वैल्यू रख के क्या निकालते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, एल वर्नियर कैलिपर से मेजर हो रहा है तो इसका लीस्ट काउंट दे दिया, तो एल में एरर बता दी, जी में हो सकता है एरर बता दे, एम में बता दे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जो स्क्रू गेज से आप मेजर करेंगे। तो एरर में मैं ऑलरेडी इस पर क्वेश्चंस ले चुका हूँ, आप जस्ट पढ़ लीजिए इसे सर्ल्स मेथड, और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको होमवर्क मैं क्लासरूम पे बता दूंगा कि इसमें हमें क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं।